जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अदैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो आइए चलते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्रथम भाग प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल और चौथा है नवपाषाण काल। तो आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ इतिहास के दूसरे भाग अदैतिहासिक काल में, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होता है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ इतिहास के तीसरे भाग ऐतिहासिक काल में। दोस्तों, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक काल इतिहास। अब चलते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के पूर्व पाषाण काल में, जिसका साक्ष्य सिंघनपुर की गुफाएं में प्राप्त होती है। सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ है दोस्तों? तो रायगढ़ जिला में। कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो शैल चित्र। और कौन सा साक्ष्य मिला दोस्तों? तो पत्थर के कुदाल मिला। अब चलते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल में, जिसका साक्ष्य कबरा पहाड़ रायगढ़ में मिलता है। तो क्या साक्ष्य प्राप्त होता है दोस्तों? लाल रंग से बने सांभर, छिपकली, घड़ियाल और कुल्हाड़ी का चित्र मिलता है। और कौन सा साक्ष्य मिलता है दोस्तों? तो लंबे फलक वाले औजार एवं अर्धचंद्राकार लघु पाषाण के औजार प्राप्त हो। अब चलते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के उत्तर पाषाण काल में, जिसका साक्ष्य धनपुर और महानदी घाटी पे प्राप्त होता है। धनपुर कहाँ है? गौरेला पेंड्रा में। और महानदी घाटी कहाँ है? तो रायगढ़ जिला में। यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो मानव आकृति का चित्र प्राप्त हुआ। अब चलते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण काल में, जिसका साक्ष्य अर्जुनी दुर्ग में मिला, चितवा डोंगरी राजनांदगांव, बोनटीला राजनांदगांव और टेरम रायगढ़ से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो शैल चित्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सिंघनपुर की गुफाएं, जो कि रायगढ़ जिले में पड़ती है। कबरा पहाड़, जो कि रायगढ़ जिले में आता। कबरा पहाड़ में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुआ। और तीसरा है चितवा डोंगरी, जो कि राजनांदगांव जिले में पड़ता है। और पत्थर के औजार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो कबरा पहाड़ रायगढ़ से। और जोगीमारा गुफा, सीता बेंगरा गुफा, जो कि सरगुजा जिले में है। पसाड़ के घेरे का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, जो कि बलौद के करही-बदर, चिरचारी और सोरर ग्राम से प्राप्त हुआ। वहीं कंडा गांव के गड़दनौरा ग्राम से प्राप्त हुआ। कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो मध्य पाषाण काल में 500 स्मारक घेरे प्राप्त हुआ। अब चलते हैं लौहयुगीन पाषाण स्तंभ के साक्ष्य की ओर, जो कि बलौद, करही-बदर, चिचारी, सोरर और करका-भाटा ग्राम से प्राप्त होता है। और कुंडा गांव के गड़दनौरा से लौहयुगीन पाषाण स्तंभ का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ इतिहास के दूसरे भाग अर्थात अदैतिहासिक काल में, जिसकी काल अवधि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच है। इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, कांस्ययुगीन सभ्यता, इन सब का साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। अब चलते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल इतिहास। तो सबसे पहले जानते हैं प्राचीन इतिहास काल के बारे में। प्राचीन इतिहास काल को कई भागों में विभाजित किया है, जैसे पाषाण काल, वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक वंश, गुप्त काल, राजसी तुल्य वंश, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश है, नल वंश, सरपुनी वंश, पांडु वंश, बाण वंश और सोमवंशी शासक। अब चलते हैं दोस्तों मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो मध्यकालीन इतिहास में हम क्या जानेंगे? तो रतनपुर का कलचुरी वंश, रायपुर का कलचुरी वंश, नागवंश। नागवंश में क्या पढ़ेंगे? फड़ी नाग और छिंदगना। कांकेर का सोमवंश और काकती वंश। अब चलते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास काल में, जहां हम जानेंगे अप्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन, सूबा व्यवस्था, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, पुनः मराठा शासन, 1857 की क्रांति और
ब्रिटिश शासन। अब चलते हैं प्राचीन इतिहास काल के वैदिक काल में, जिसकी काल अवधि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? तो पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसकी काल अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसकी काल अवधि 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच है। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का छत्तीसगढ़ में कोई वर्णन नहीं मिलता है, वहीं उत्तर वैदिक काल का छत्तीसगढ़ में वर्णन मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? तो नर्मदा नदी और रेवा नदी के तट से प्राप्त होता है। अब चलते हैं प्राचीन इतिहास काल के रामायण काल में, जिसकी राजधानी कुशस्थली को माना जाता है, तथा रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और बस्तर का नाम दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, उस समय दक्षिण कौशल के राजा कौन थे? तो राजा भानुमंत, जिसकी पुत्री का नाम कौशल्या। कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ के साथ हुआ था, जिस समय उसकी राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। दोस्तों, रामायण काल में दक्षिण कौशल की भाषा कोसली भाषा थी, जो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन कुछ प्रमुख स्थान को चिन्हांकित किया गया है। वे स्थान है कोरिया में सीतामढ़ी की गुफा, सूरजपुर में सीता लेखनी की पहाड़ी, सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी, जहाँ सीता बेंगरा की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा प्राप्त होती है, रायगढ़ में राम झरना, खरौद जांजगीर में खर और दूषण का वध, शिवरी नारायण जांजगीर में सबरी के बेर, वाल्मीकि आश्रम महासमुंद में लव कुश की जन्म स्थली, पंचवटी कांकेर में सीताहरण का उल्लेख, और दंडकारण्य बस्तर में वनवास का कुछ समय। इन सभी प्रमुख स्थानों को रामायण कालीन प्रमुख स्थान के रूप में चिन्हांकित किया गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों प्राचीन इतिहास काल के महाभारत काल में। महाभारत काल के समय छत्तीसगढ़ का नाम प्रकौशल के रूप में माना जाता था, एवं महानदी का नाम चित्रोत्तला के नाम से जाना जाता था, और बस्तर का नाम कांतार के नाम से जाना जाता था। और छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन कुछ प्रमुख स्थान को चिन्हांकित किया है, जिनमें से है रतनपुर, जिसे मणिपुर के नाम से जाना जाता था, जिसका जिला बिलासपुर पड़ता है। वहाँ राजा ताम्रध्वज व उनके पुत्र मोरध्वज की राजधानी हुआ करती थी। दूसरा है आरंग, जिसे भंडेर के नाम से जाना जाता था, जो जिला रायपुर में पड़ता है। यहाँ क्या थी? तो यहाँ मोरध्वज से संबंध साक्ष्य थे। तीसरा है खल्लारी, जिसे खल्ल वाटिका के नाम से जाना जाता है, जो महासमुंद जिला में पड़ता है। यहाँ से प्राप्त है लक्षागृह, भीमखोज, भीमपत चिन्ह। अगला है सिरपुर, जिसे चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता है, ये भी महासमुंद जिला में आता है। यहाँ से अर्जुन के पुत्र भाब्रुवाहन की राजधानी माना जाता है। और पांचवा है गुंजी, दमऊ, दहरा, जो जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है। यहाँ से ऋषभ देव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं प्राचीन इतिहास काल के बौद्ध धर्म में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 639 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग सिरपुर व मल्हार आए थे, जिसका साक्ष्य बौद्ध ग्रंथ अवदास शतक में प्राप्त होता है। एवं 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार की स्थापना किया, तथा भोगापाल कुंडा गांव में बौद्ध विहार का स्थापना किया था। अब चलते हैं प्राचीन इतिहास काल के जैन धर्म में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थकार ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, जिनमें से है ऋषभ देव, जिसे प्रथम तीर्थकार के रूप में जाना जाता है, जिसका विवरण गुंजी दमऊ दहरा जांजगीर चांपा में मिलता है। दूसरा है शांतिनाथ, जिसे 16वें तीर्थकार के रूप में जाना जाता है, जिसका विवरण भाटागोड़ा बस्तर से मिलता है। वही तीसरा है पार्श्वनाथ, जिसे 23वें तीर्थकार के रूप में जाना जाता है, जिसका विवरण नगपुरा दुर्ग से मिलता है। और चौथा है महावीर, जिसे 24वें तीर्थकार के रूप में जाना जाता है, जिसका विवरण रायपुर जिला से प्राप्त होता है। अब चलते हैं प्राचीन इतिहास काल के महाजनपद
काल में। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहीं से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ हुआ। इसी समय संपूर्ण भारत को 16 महाजनपद में बांटा गया। इस समय महाजनपद की राजधानी चेदी महाजनपद हुआ करती थी। वह चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। छत्तीसगढ़ में महाजनपद का क्षेत्र बुंदेलखंड के पठार को माना जाता है और छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। अब चलते हैं प्राचीन इतिहास काल के मौर्य काल में। मौर्य काल को नंद मौर्य काल के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी काल अवधि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। मौर्य काल के प्रथम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। वही मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में मौर्य कालीन के कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हैं सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो जांजगीर चांपा के अकलतरा और ठाठरी गांव से प्राप्त। वही रायगढ़ के बारगांव और देवगांव से प्राप्त। चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो चांदी के सिक्के अकलतरा और तारापुर से प्राप्त हुए। वही आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुए? आहत मुद्राएं तारापुर, आरंग, उड़ेला से प्राप्त। अगला साक्ष्य है शिलालेख। शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो शिलालेख रामगढ़ की पहाड़ी स्थित जोगीमारा गुफा से प्राप्त हुए, जिसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी लिपि। अगला साक्ष्य के रूप में शैलचित्र प्राप्त होता है। तो शैलचित्र कहाँ से प्राप्त होता है? रामगढ़ की पहाड़ी स्थित जोगीमारा की गुफा में। कैसी शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो शैलचित्र में नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका के रूप में प्राप्त हुई। आगे चलते हैं प्राचीन इतिहास काल के सातवाहन वंश में, जिसकी काल अवधि 72 से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र हुआ करती थी। तो छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश का शाक काष्ठ स्तंभ के रूप में माना जाता है। सातवाहन वंश के कुछ प्रमुख साक्ष्य जैसे मुद्रा कहाँ से मिली? तो बिलासपुर के मल्हार, जिसे राजा अपिलक की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। वहीं जांजगीर चांपा के बालपुर से, इसे भी राजा अपिलक की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। वहीं बिलासपुर के चकरबेड़ा में रोमन कालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती। शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जांजगीर चांपा के गुंजी शिलालेख प्राप्त होता है। सातवाहन राजकुमार वरदत्त का उल्लेख मिलता है। स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जांजगीर चांपा के किरारी गांव से तालाब से काष्ठ स्तंभ 1921 में खोजा गया। वहीं बिलासपुर के बूढ़ीपार गांव से विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई। इसमें विशेष नोट भी है दोस्तों कि 5 मंजिला संघाराम सातवाहन शासकों ने बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए बनवाया था। अब चलते हैं प्राचीन इतिहास काल के कुषाण वंश में। तो छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश का साक्ष्य सिक्के के रूप में प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? बिलासपुर में तांबे का सिक्का प्राप्त होता है। रायगढ़ तेलीकोट से स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होता है। कोरबा से सिक्का प्राप्त होता है। अब चलते हैं दोस्तों प्राचीन इतिहास काल के मेघ वंश में। तो छत्तीसगढ़ में मेघ वंश का साक्ष्य शिवमेघ व यज्ञमेघ के रूप में प्राप्त होता है। अब चलते हैं प्राचीन इतिहास काल के वाकाटक वंश में, जिसकी काल अवधि 3री से 4वीं शताब्दी माना जाता है। वाकाटक वंश के प्रथम शासक महेंद्र सेन थे। वाकाटक वंश के समकालीन वंश थे गुप्त वंश और नल वंश। वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन नागपुर को माना जाता है। अब चलते हैं वाकाटक वंश के कुछ प्रमुख शासक जैसे मनेंद्र सेन। तो समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन को हराया। दूसरे शासक थे रुद्र सिंह। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया। तीसरे शासक है प्रवर सिंह। इनके दरबार में महाकवि कालिदास आए तथा सरगुजा जिले के रामगढ़ और रामगिरी पहाड़ी पर मेघदूत ग्रंथ की रचना की और सरगुजा जिले को स्वर्ग का द्वार कहा जाता तथा मेघदूत ग्रंथ का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। अब चलते हैं प्राचीन इतिहास काल के गुप्त वंश में, जिसकी काल अवधि 319 से 550 ईस्वी के बीच माना जाता है। गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त थे और गुप्त वंश की राजधानी
पाटलिपुत्र को माना जाता। छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश के कुछ साक्ष्य जैसे ताला गांव का मंदिर, पुजारी पाला का केवटीन मंदिर जो बरमकेला में है, गुप्तकालीन मंदिर जो नागर शैली व लाल ईंटों से निर्मित है। गुप्त वंश के कुछ साक्ष्य सिक्का के रूप में भी प्राप्त हुआ है, जैसे बानबर दुर्ग में, पीटाईवल्द रायपुर में क्या प्राप्त हुआ तो 40 सिक्के प्राप्त हुए। वही विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का भी खरसिया से प्राप्त हुआ। अब चलते हैं दोस्तों प्राचीन इतिहास काल के गुप्त वंश में, जिस समय छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था एवं बस्तर को दंडकारण्य को महाकलंतर के नाम से जाना जाता था। गुप्त वंश के कुछ प्रमुख शासक जैसे समुद्रगुप्त ने वाकाटक राजा महेंद्र सेन को हराया। महाकलंतर के नलवंशी राजा व्यागराज को हराया। महासमुंद के कोपरा गांव में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी का साक्ष्य प्राप्त होता है। गुप्त वंश के दूसरे शासक है रामगुप्त, जिसका सिक्का दुर्ग बानव्रत से प्राप्त होता है। गुप्त वंश के अन्य शासक जैसे कुमारगुप्त, इसका साक्ष्य रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से प्राप्त होता है।